1956 में कुंभ में भगदड़ मची थी, उसमें कई सौ, मतलब 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। तब और कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री जिन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास है, कह रहे सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मीडिया ने एक सवाल सरकार से नहीं पूछा। बाबा ने कह दिया एक दिन के 42 करोड़ लोग आएंगे, तो सारे चैनल कह रहे हैं 42 करोड़ लोग आएंगे। कोई हिसाब किताब ही नहीं है 42 करोड़ लोग कैसे आएंगे, कैसे वहां कितनी जगह है, कितने लोग उस पर आ सकते हैं। 42 करोड़ का मतलब है अगर 42 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचते हैं तो भारत का हर तीसरा आदमी प्रयागराज पहुंच गए। पत्रकारिता का कबाड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका एंकरों की है, और ये एंकर्स में इनमें 99% लोग पत्रकार हैं ही नहीं, वो खाली एक्टर हैं। इन्हें खुद ABCD पत्रकारिता की पता नहीं है, इनका कोई पत्रकार जैसा कोई चरित्र नहीं है। इन्हें ना देश के इतिहास की जानकारी है, ना भूगोल की, न इन्हें संस्कृति की, न समाज की, न धर्म की, न राजनीति की, न जनता की समस्याओं की। सरकारें किस तरह मीडिया को मैनेज करती हैं या किस तरह प्रभावित करती हैं, तो ये तो सरकार का चरित्र होता है। देखिए, हर वर्ग का एक चरित्र होता है। सरकारों का अपना चरित्र होता है, मीडिया का अपना चरित्र होता है, व्यवसायियों का अपना चरित्र होता है, वकीलों का अपना चरित्र होता है, अध्यापकों का अपना चरित्र होता है, यहाँ तक कि डाकुओं का भी अपना चरित्र होता है। जो बुरे से बुरा आदमी होता है उसके भी चरित्र के कुछ ना कुछ विशेषताएं तो होती ही हैं। तो सरकारें सभी किसी की भी हो, वो कोशिश करती हैं कि मीडिया हमारे पक्ष में लिखे, मीडिया हमारा विरोध न करे, मीडिया हमारी नकारात्मक बातों को न दिखाए या कम से कम लोगों के बीच में जाए। ये अलग बात है कि कुछ सरकारें उसे शालीनता से करती हैं और जो है सरलता से करती हैं, कुछ बेशर्मी के साथ करती हैं, जैसे वर्तमान में किया जा रहा है कि जो पत्रकार उनके पक्ष में बोल रहे हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा झूठ बोल रहे हैं, उनको महिमा मंडित किया जा रहा है, उनको आर्थिक लाभ दिए जा रहे हैं। और जो पत्रकार सच बोल रहे हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा सच है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और बेशर्मी के साथ किया जा रहा है। मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, बेल नहीं होने दी जाती है और तरह तरह से परेशान किया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज सरकार से ज्यादा भूमिका पत्रकारों को नियंत्रित करने में, मीडिया को नियंत्रित करने में सरकार से ज्यादा भूमिका पैसे की है। जो पैसा पत्रकार, पहले सरकारें योजना बनाती थी, एक फंड तय करती थी, अखबारों को विज्ञापन देती थी, और मैं मेरे जिन कैरियर की शुरुआत भी पत्रकारिता से ही हुई है। मैं 10 साल तक श्रमजीवी पत्रकार रहा हूँ, अखबारों में नौकरी की है मैंने, तो मैं थोड़ा अंदर की बातें भी जानता हूँ और सरकारों के बारे में भी जानता हूँ कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार नेताजी मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर होते थे तो पत्रकारों में चर्चा होती थी कि ये सरकार पत्रकारों के लिए बहुत सहायता करती है, बहुत मदद करती है। तो वो मदद किस तरह करते थे? वो एक पॉलिसी बनाते थे कि छोटे अखबारों को विज्ञापन दिए जाएं। वो अखबारों पत्रकारों के लिए कई कॉलोनी काट देते थे, उन्हें फ्लैट या प्लॉट दे देते थे, उन्हें मान्यता दे देते थे, उन्हें सरकार बसों में फ्री यात्रा की सुविधा, उनका फ्री इलाज होगा, हवाई जहाज के भी कूपन देते थे, रेल के भी देते, इस तरह की सुविधाएं देते थे। वो एक पॉलिसी के तहत देते थे। वर्तमान में जो दिया जा रहा है वो क्या कहेंगे उसे, गुप्त तरीके से दिया जा रहा है, ऑफ द रिकॉर्ड दिया जा रहा है। जो पैकेज दिए जा रहे हैं वो पैकेज जो है पैकेट में दिए जा रहे हैं, ना कि पॉलिसी में दिए जा रहे हैं। और जो अभी सर कह रहे थे कि शाम को जो ओमदेव भाई ने सवाल पूछा, हमारे पड़ोसी हैं, नोएडा से ही मैं आता हूँ, नोएडा से ही ओमदेव जी आते हैं, कि शाम को मुर्गे लड़ाए जाते हैं डिबेट में। तो आपने कहा कि वो जो विषय जो है वो तय होकर आते हैं। ये सच्चाई है। पीएमओ में एक आदमी इसी बात के लिए बैठा रखा है जो रोजाना ये मैसेज करता है कि आज किस बात पर डिबेट होनी है, और अगर कोई उस विषय पर डिबेट ना करे कोई एंकर, तो उसे फिर धमकाया जाता है, गालियां तक दी जाती हैं, अपमानित तक किया जाता है।
यद्यपि मैं ये मानता हूं कि एंकर्स जो एंकर नाम के प्राणी की एंट्री पत्रकारिता में हुई है, ये पत्रकारिता का सबसे खराब दौर है। पत्रकारिता का कबाड़ा करने में सबसे बड़ी भूमिका एंकरों की है, और ये एंकर्स में इनमें 99% लोग पत्रकार हैं ही नहीं, वो खाली एक्टर हैं। वो केवल मेकअप करके आते हैं टाई वाई लगा के, और वो केवल जैसे अमिताभ बच्चन डायलॉग बोलते थे तो वो जो डायलॉग थे वो जावेद अख्तर के लिखे हुए होते थे, उसे तो खाली बोलना होता था। ये इस तरह केवल डायलॉग बोलते हैं, ये सामने वो चलता रहता है, प्रॉम्प्टर उस पर पढ़ते रहते हैं, और हम तो रोज ही जाते हैं, हमें तो सारा ही पता है। इन्हें खुद ABCD पत्रकारिता की पता नहीं है, इनका कोई पत्रकार जैसा कोई चरित्र नहीं है। इन्हें ना बाहर देश के इतिहास की जानकारी है, ना भूगोल की, न इन्हें संस्कृति की, न समाज की, न धर्म की, न राजनीति की, न जनता की समस्याओं की कोई समझ है। ये जो वहां से, क्योंकि जो वर्तमान में जो पार्टी सत्ता में बैठी है वो धर्म शब्द भी है, बल्कि बहुत अच्छा शब्द है, धर्म ना कहें हम सांप्रदायिकता कहें। धर्म तो एक पॉजिटिव शब्द है। ये सांप्रदायिकता के आधार पर सरकार में आए हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा के, लोगों में विभाजन करके नफरत फैला के आए हैं, तो चाहते हैं नफरत बनी रहे, ये कम ना हो, तो रोजाना कहीं से टॉपिक दे देते हैं। मैंने एक बहुत गंभीर डिबेट में मैंने पूछा बड़ी गंभीरता से, मैंने कहा आप मुझे केवल एक बात बता दें कि आज सारे चैनल्स पर इसी विषय पर डिबेट हो रही है और यही सवाल पूछे जा रहे हैं, ये कैसा संभव है कि हर चैनल की एक टीम होती है, वो तय करती है भाई हमें इस टॉपिक पर पूछना, उसके वो लिखी जाती है स्क्रिप्ट, उसे वो एंकर पढ़ते हैं, फिर सवाल पूछते हैं। ये कैसा संभव है कि वही सेम बात, मैं जब उसमें था गाजियाबाद में एक लोकल अखबार निकलता था, दैनिक अखबार हिंट, हालांकि अखबार बहुत अच्छा था, मैं उस हिंट में नौकरी करता था, तो उसी के जैसा दूसरा अखबार निकलता था पिल्लंकर, वो भी दैनिक अखबार था, शाम का, इवनिंग डेली। तो ये क्या करते थे कि ये यदा कदा ही एडिटोरियल लिखते थे, वरना वो बाहर के अखबार मंगाते थे, आज, स्वतंत्र भारत, भास्कर, जो इधर नहीं पढ़े जाते थे, वो डाक से आते थे, वो भी 2-3 दिन पुरानी कॉपी उनके यहाँ पहुंचती थी, तीसरे चौथे दिन, तो उससे कटिंग लेकर एडिटोरियल उसमें से छाप देते थे, लिखना न पड़े। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि हिंट और पिल्लंकर के सेम एडिटोरियल, उसने भी आज से काट लिया, उसने भी आज से काट लिया। तो मैंने उनका बड़ा मजाक उड़ाया, मैंने कहा भाई, देखो उनके संपादक थे तेलुराम कंबोज, जो बाद में मेयर भी बने गाजियाबाद के, इसके हिंट के संपादक थे कमल शेखरी। मैंने कहा देखो कमल शेखरी तेलुराम कंबोज की विचारधारा कितनी मिलती है, कॉमा फुल स्टॉप भी अलग नहीं है, जो कहो तो वो एक विषय पे एक ही बात दोनों कह रहे हैं। तो यही आज टीवी चैनल्स में होता है, वही बात न्यूज 18 उठा रहा है, वही बात टाइम्स नाउ उठा रहा है, वही बात आज तक उठा रहा है, सेम बात कर रहे हैं, और विषय ऐसे ऐसे लाते हैं कि अब क्या बोले, उनके शब्द जो है बहुत, मतलब एक निराशा सी होती है कि इस देश का होगा क्या। मीडिया की जिम्मेदारी, पत्रकार की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, पर पत्रकार जो है एक शिक्षक की तरह होता है, जो आवाम को शिक्षित करने का काम करता है, आवाम को ये बताने का काम करता है कि गलत क्या है, सही क्या है। आज पत्रकारों की हालत ये हो गई है, हालांकि सभी पत्रकारों की नहीं हुई है, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए, जो उसमें आ गए हैं बाजार में, जो बाजार से संचालित हो रहे हैं, केवल उनकी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन मुख्य जगहों पर वही बैठे हुए हैं। समस्या ये है, मैं तो अक्सर कहता हूं, कई बार पत्रकारों कार्यक्रमों में कहता हूं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय भी हालत लगभग यही थी। जो बड़े अखबार थे तमाम, जो जिन्हें अंग्रेज नेशनल मीडिया कहते थे, वो सारे अखबार अंग्रेजों के समर्थन में थे, वो अंग्रेजी सरकार का समर्थन करते थे और आज़ादी की लड़ाई का समर्थन करते थे। छोटे छोटे वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली अखबार जिन्हें
संपादक खुद खबर लिखते थे, खुद कंपोज करते थे, फिर मशीन पर छापते थे, फिर झोले में भर के बांट के आते थे। जो साधारण लोग अखबार चला रहे थे वो अखबार आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अंग्रेज सरकार के खिलाफ कोई खबर छप जाती थी, पुलिस आती थी, प्रेस को जब्त कर लेती थी, संपादक को जेल भेज देती थी। संपादक 6 महीने बाद जमानत करके जेल से निकलते थे, नई प्रेस खरीदते थे, नया टाइटल रजिस्टर्ड कराते थे और नए नाम से अखबार शुरू कर देते थे। ज्यादातर पत्रकारों की ये कहानी है। तो आज भी हालत यही है कि जो मुख्य मीडिया है, जिसे मेन मीडिया कहते हैं, जिसे नेशनल मीडिया कहते हैं, वो सारा अखबार जो सरकार की जी हुजूरी में लगा हुआ है, और जो हमारे छोटे छोटे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे पोर्टल चला रहे हैं, छोटे छोटे न्यूज चैनल चला रहे हैं, असली पत्रकारिता वो लोग कर रहे हैं आज। और मैं समझता हूं कि अब जनता इन्हें ज्यादा पसंद कर रही है। मेन चैनल देखने के बजाय यूट्यूबर्स को ज्यादा देखा जा रहा है और उनकी बात पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है। मेन चैनल्स की स्थिति यह हो गई है कि मोदी जी ने कह दिया गलती से, शाम को ज्यादा हो गई होगी, तो सुबह जब भाषण दिया था उन्होंने क्या बोल दिया, कब की बार 400 पार। तो पूरे 2 महीने सारे चैनल, सारे एंकर यही चिल्लाते रहे कि 400 पार, और सारे सर्वे में 400 पार कराते रहे। जितने भी सर्वे किए, जितने भी ओपिनियन पोल आए, सब 400 पार कराते रहे। मैंने कहा भाई एक बात बताओ, हम एक चैनल पे थे, वो रिपोर्ट दिखा रहे थे, इससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, सबने कहा मोदी 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 ने देश, मोदी तो विश्व गुरु है, मोदी ने देश को बहुत आगे ले गए, और ये एक तरफा चुनाव। मैंने कहा आप एक बात बताओ, मोदी जी को पिछले चुनाव में कितने 32-33% वोट मिला था 99 में, तो 68% लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया था, चाहे किसी भी पार्टी को दिया। 68% लोगों ने मोदी को पसंद नहीं किया, बीजेपी को पसंद नहीं किया। आपके रिपोर्टर को उस 68% में से एक भी आदमी नहीं मिलता जो ये कहे कि इस आदमी ने ये खराब किया है। सारे के सारे जितने मिले थे, इस बार तो 100% सीट आ जाएंगी फिर। तो हालत ये, अभी हमारा कुंभ चल रहा है प्रयागराज में। कुंभ में बाबा ने कह दिया एक दिन के 42 करोड़ लोग आएंगे, तो सारे चैनल कह रहे हैं 42 करोड़ लोग आएंगे। कोई हिसाब किताब ही नहीं है 42 करोड़ लोग कैसे आएंगे, कैसे वहां कितनी जगह है, कितने लोग उस पर आ सकते हैं। 42 करोड़ का मतलब है, अगर 42 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचते हैं तो भारत का हर तीसरा आदमी प्रयागराज पहुंच गए। और मैंने तो 10 गांव में पूछा, मैंने कहा भाई को कुंभ गया, पूरे पूरे गांव से एक आदमी नहीं गया। वो कह रहे हैं 42 करोड़ आएंगे। अभी एक बहुत दुखद घटना हुई, मैं उसके स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, पता नहीं आपने इस बात पर ध्यान दिया नहीं दिया। ये पत्रकारिता की स्थिति को भी बताता है। हम शुरू के दिन से कह रहे थे, हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी लगातार इतने तार्किक तरीके से और इतने वैज्ञानिक तरीके से और इतने शालीनता के साथ, वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि जैसे राजनीतिक विरोध होता है कि आप ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर। वो कह रहे थे ये पंटून पुल 22 पंटून पुल बनने थे। उन्होंने 15 दिन पहले ट्वीट किया कि अभी 15 दिन कुल बचे हैं मेला शुरू होने में, और अभी 11 पंटून पुल भी चालू नहीं हो पाए हैं। आप 15 दिन में कैसे तैयार कर लोगे? आप जल्दी जल्दी तैयार करोगे तो उनकी क्वालिटी ठीक नहीं रहेगी, कोई हादसा हो सकता है। उन्होंने फिर ट्वीट किया कि आपने खंबे तो गाड़ दिए लेकिन उन पर तार नहीं खींचे हैं, वो कॉटेज तैयार नहीं हुई है जिनमें लोग रुकेंगे। तो इस तरह की बातें बता रहे थे। लेकिन आत्ममुग्ध सरकार और जो कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंट मुख्यमंत्री, जिन्हें अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास है, कह रहे सब ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मीडिया ने एक सवाल सरकार से नहीं पूछा। मीडिया का असली काम है छेदों को दिखाना, लेकिन मीडिया छेदों को दिखाने के बजाय रफूगरी करने लगता है, उन छेदों को छिपाने लगता है। जो सरकार के छेद हैं उन्हें बताने के बजाय अगर आप बताएंगे तो सरकार कम से कम उन्हें ठीक तो करेगी। जो कमियां हैं अगर ये बताई गई होती तो इन्हें ठीक करते। अब ये जो हादसे हुए हैं, आपको एक भगदड़ की खबर है या एक से ज्यादा की है? एक की है नहीं, 3 भगदड़ हुई है वहां अलग अलग समय पे।
एक भगदड़ में 7 लोग मरे इससे पहले, एक में और घायल ज्यादा हुए हैं, शायद मौत 1-2 ही हुई है। और तीसरी बड़ी भगदड़ हुई है जिसमें सरकार अधिकृत रूप से 30 मान रही है, आज तक के 30 मृत्यु हुई हैं, लेकिन जो हम मौके पर मौजूद हैं वो कुछ ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन चाहे मौत एक भी हो, बहुत दुखद है। और जो लोग जाते हैं मेले में या प्रयागराज गए हैं, वो श्रद्धालु गए हैं जिनके मन में आस्था है, वो ये उम्मीद लेके जाते हैं कि हमें मुक्ति मिलेगी गंगा स्नान करके और हमें लाभ होगा, धर्म लाभ होगा। वो बेचारे किसी पार्टी पॉलिटिक्स में या किसी तिकड़म में तो जाते नहीं। ऐसे भोले लोगों का, सीधे लोग हैं, आम आदमी हैं, इनकी इस तरह दुखद मृत्यु हो जाना, इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? जबकि पहले से आशंका थी कि व्यवस्था ठीक नहीं की जा रही है। और ये जो भगदड़ हुई है, ये पूरी, अगर आप सही ईमानदारी से इसका आकलन करेंगे, पूरी तरह शासन प्रशासन का फेल्योर है, सरकार की अनदेखी है। हमसे तो एक सवाल बार बार पूछते हैं एंकर, कम से कम 100 बार तो मुझसे पूछ चुके कि तुमने आजम खान को क्यों बनाया था मेला प्रभारी 2013 में? सरकार के मंत्री थे इसलिए बनाया था। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार को जो बेहतर आदमी लगेगा उसे जिम्मेदारी देगी। लेकिन हमने बनाया था, तुम्हें अब तक पता नहीं कि आजम खान मेला प्रभारी थे। इस बार कौन मेला प्रभारी, कोई बीजेपी का आदमी बता दे या कोई पत्रकार बता दे। आपको पता हो तो कोई बता दो मुझे। आप सजग लोग हैं, सारे जागरूक लोग हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, किसी को पता मेरा प्रभारी कौन है इस बार? वह साधु संतों को पता नहीं है। वह जो महामंडलेश्वर है वो मीडिया के सामने कह रहे हैं कोई शिकायत करें तो किससे करें, हमें यही पता नहीं है मेरा प्रभारी कौन है। तो ये जो भगदड़ मची है इसलिए मची है कि सरकार के पास कोई योजना नहीं थी, सरकार के पास सोच नहीं थी, सरकार आत्मविश्वास में थी, आत्ममुग्ध थी। और सरकार अपने अलावा सबको मूर्ख समझती है। हमारे मुख्यमंत्री ही मूर्ख समझते हैं सबको। उन्होंने कोई सलाह नहीं ली, कोई जो अच्छे जो विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञ लोगों को कोई कमेटी नहीं बनाई, कुछ पूछा नहीं गया। 1956 में कुंभ में भगदड़ मची थी, उसमें कई सौ, मतलब 100 से भी ज्यादा मौतें हुई थी। तब एक आयोग बनाया गया था, उसमें बहुत विशेषज्ञ रखे गए थे, IAS IPS भी थे। उस आयोग ने एक रिपोर्ट दी थी, 56 के बाद जितने कुंभ हुए हैं उस रिपोर्ट का पालन किया गया, चाहे किसी भी सरकार में हुए। उन्होंने बताया था कि इतने लोग आते हैं, जब लोग चल रहे हैं तो कहीं लोगों को रोका ना जाए 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए भी अगर लोगों को रोका जाता है तो भीड़ का बोझ बढ़ जाता है, उसमें हादसा होने का डर रहता है। हर कुंभ में उसका पालन किया गया। इस बार इन्होंने सारी रिपोर्ट को अवॉइड करते हुए सारी रात रोके रखा, पूरी रात लोगों को रोके रखा VIP स्नान कराने के लिए, और सारे पंटून पुल बंद कर दिए। वो भीड़ बढ़ गई और वो ये हादसा हो गया। इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, क्योंकि हमारी चर्चा मीडिया पे है, आपने मुख्य मीडिया में किसी में ये नहीं सुना होगा कि कोई एंकर या कोई रिपोर्टर या कोई पत्रकार ये बता रहा हो कि किस कमी की वजह से ये हुआ है। अब खबरें क्या दिखा रहे हैं, वो यूट्यूबर सही खबरें दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, छोटे अखबार लिख रहे हैं, अखबार तो बड़े भी लिख रहे हैं काफी हद तक, लेकिन चैनल नहीं दिखा रहे, न्यूज चैनल। वो कह रहे हैं, वो खबर दे रहे हैं, योगी जी भावुक हो गए। और एक खबर दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने कई बार मुख्यमंत्री से बात की। ये उनकी मुख्य खबर है दो। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी रिसर्च की जाए। वो पत्रकार का कीड़ा भी रहता है ना अंदर जो तो वो मैंने जो है इसमें निकाले, इनके ट्विटर खंगाले, क्योंकि सबसे पहले आदमी की प्रतिक्रिया ट्विटर पे आती है। ये रात को 1:30 बजे घटना हुई और वहां पूरी रात एम्बुलेंस दौड़ती रही घायलों को, डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। वहां कोहराम मचा हुआ था, चारों तरफ लोग चीत्कार कर रहे थे, रो रहे थे। कई महिलाएं तो ऐसी थी बेचारी जिनके कपड़े नहीं मिले, वो नंगी घूम रही थी, उन्हें दूसरे लोगों ने कपड़े दिए और बहुत बुरी हालत थी। रात को 28 और 29 की रात को 1:30 बजे यह हादसा हुआ। और जो अस्पताल जहां घायल ले जाए गए थे वहां डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई थी जैसे युद्ध के मैदान में पड़ी होती। डेड बॉडी के ऊपर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जमीन में पड़ी हुई थी।
6 बज के सुबह मतलब रात को 1:30 बजे घटना हुई। 6:56 पे हमारे मुख्यमंत्री का ट्वीट है, सो के उठे होंगे 6:56 पे, लगभग 7 बजे के करीब। वो तो अखबारों की बात है, और अगर 4 बजे उठते होते तो 4 बजे ही ट्वीट होता। 6:56 पे पहला ट्वीट है, घुसपैठियों को बसाकर आपने डाला लोगों के अधिकार पर डाका, और ये अखबार की कटिंग लगा रखी है, ठीक है। फिर 6:57 पे दूसरा ट्वीट है, बंद होगा रुमाल रखकर वक्फ के नाम पर संपत्ति कब्जाने का सिलसिला। ये दूसरा ट्वीट है। फिर तीसरा ट्वीट है 6:58 पे, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी स्वीकार करेगी कि उनके पूर्वज राम थे? जिस मुख्यमंत्री की मूर्खता की वजह से, जिस मुख्यमंत्री के कुप्रबंधन की वजह से, जिस मुख्यमंत्री की लापरवाही की वजह से 30 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हो, मरे तो बहुत ज्यादा, लेकिन 30 तो खुद मान रहे हैं, और जहां चीत्कार मच रहा हो, जहां आपकी मदद की जरूरत थी लोगों को, आपको उनके घावों को मलहम लगाना चाहिए था, उनकी मदद करनी चाहिए थी, प्रशासन को निर्देश देने चाहिए थे, वो मुख्यमंत्री घटना के 6 घंटे बाद हिंदू मुसलमान खेल रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं सांप्रदायिकता फैलाने की। और पहला ट्वीट जो इसके लिए इस पे आया है उनका, कुंभ के बारे में, इसकी घटना के बारे में, वो पहला शाम को 7:54 पर आया, शाम को, पूरा दिन निकल गया, शाम को 7:54 पर आया है। और ये जो एक अपनी वीडियो डाली है, थोड़े भावुक सी, थोड़ा सा एक्टिंग करते हुए कि जैसे रोने की कोशिश कर रहे हों। लिखा है कि महाकुंभ 2025 प्रयागराज में हुई घटना अत्यंत दुखद है, मर्माहत करने वाली है, मृतकों को विनम्र श्रद्धांजलि में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। और 11:54 पे, 11:47 पे माननीय प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आया। मैं केवल ये कंक्लूड कर रहा हूं, लास्ट में कर रहा हूं, मैं कहना ये चाहता हूं कि लगभग 20 घंटे तक जो मुख्यमंत्री नहीं बोले इतने गंभीर घटना पर, या तो उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, अगर प्रशासन ने इतनी बड़ी घटना की जानकारी नहीं दी तो भी मुख्यमंत्री अयोग्य, इन्हें 1 मिनट अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है, या मुख्यमंत्री इतने संवेदनहीन थे कि बजाय उन मृतकों की चिंता करने के दिल्ली के चुनाव की चिंता कर रहे थे, दिल्ली के चुनाव पे ट्वीट कर रहे थे, और वहां भी हिंदू मुसलमान भड़काने के लिए ट्वीट कर रहे थे। और किसी मुख्य मीडिया में ये खबर नहीं मिलेगी। मुख्य मीडिया अभी भी ये महिमा मंडन कर रहा है कि मुख्यमंत्री बड़े भावुक हो गए, बाबा तो बड़े सरल हृदय हैं, बड़े बड़े प्रेमी हैं, और वो तो बिल्कुल रो पड़े, और प्रधानमंत्री तो पूरी रात चिंतित रहे, और प्रधानमंत्री फोन करते रहे मुख्यमंत्री को बार बार। तो ये हालत हो गई है मीडिया की, और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि इसके लिए सरकारों को दोष देना ठीक नहीं है। हम खुद ही अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, हम अपनी खुद जिम्मेदारी खुद ही नहीं निभा पा रहे हैं। और आखिरी बात बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा, और एक शेर भी मुझे याद आता है, वो शेर भी बोलूंगा बाद में। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हिम्मत और हौसले के साथ पत्रकारिता करो, सच्चाई के साथ करो, आपको दुनिया की कोई ताकत दबा नहीं सकती। मुझे नहीं पता है किसका शेर है, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, है नहीं शमशीर अपने हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे कातिलों के सिर कलम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।